हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। समय समय पर हम आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण की बात करते हैं और इनको संरक्षण भी दिया जाता है। गवर्नमेंट द्वारा इनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी किए जाते हैं। बावजूद उसके कुछ आर्द्रभूमि क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरे की कैटेगरी में होते हैं, और यदि यहां पर कोई बहुत रोमांचित कर देने वाली घटना घटित होती है तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के संकेत हमें प्रदान करते हैं। जैसे कि हाल ही में एक संकेत और मिला है कश्मीर घाटी में। ये जो मेरे पीछे आप बर्ड की इमेज देख पा रहे हैं, इसका नाम है ग्रेट बिटन। इसी को कहा जाता है यूरेशियन बिटन भी। ये वर्ल्ड में कई स्थानों पर मौजूद दिखाई देती है, पर हाल ही में कश्मीर घाटी, बेसिकली वह वाला क्षेत्र जिसको आप वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, में इसका देखा जाना कुछ संकेत देता है। उन संकेतों की हम आगे बात करेंगे। अब जरा समझिएगा कि पहले हम इस ग्रेट बिटन के बारे में जान लेते हैं। ये यूरेशियन बिटन भी जिसको कहा जाता है, एक्चुअली यह वर्ल्ड में कई स्थानों पर आपको मौजूद देखने के लिए मिलती है। बसंत ऋतु इसके प्रजनन का समय होता है, और प्रजनन के समय ये जो नर होते हैं, नर पक्षी होते हैं, ये एक विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं, और इसी विशेष प्रकार की ध्वनि के लिए इन पक्षियों को जाना जाता है। याद रखिएगा कि इनका जो भोजन है ये छोटी मछलियां, कई छोटे स्तनधारी जीव, नवजात पक्षी और इवन विशेष प्रकार के उभयचरी जीव और साथ में कीड़े मकोड़े इनका विशेष भोजन रहते हैं। विश्व में देखा जाए तो ये कई स्थानों पर आपको मौजूद देखने के लिए मिलेंगे, पर यदि हम मेनली बात करें तो इनको दो पार्ट्स में, दो प्रजातियों के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इनकी उत्तरी प्रजाति, जो कि आप देख पाएंगे कि साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है, आर्कटिक का कुछ भाग है, और यदि हम दक्षिणी प्रजाति की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका वाले सेक्शन में, दक्षिण अफ्रीका देश में नहीं, ठीक है, और साथ में यानी कि उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण जलवायु और शीतोष्ण जलवायु, तीनों ही प्रकार की जलवायु में निवास करते हैं। परंतु जब बसंत ऋतु होती है और मेनली शरद ऋतु होती है, दोनों ही ऋतुओं में ये किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पलायनित होते हैं, और ये जिस स्थान की ओर पलायनित हो रहे हैं एक्चुअल में ये होता है आर्द्रभूमि क्षेत्र। और आर्द्रभूमि क्षेत्रों में इनका देखा जाना, पूरे वर्ल्ड के किसी भी आर्द्रभूमि क्षेत्र में इन विदेशक पक्षियों का देखा जाना इस बात का सूचक माना जाता है कि भाई वह आर्द्रभूमि क्षेत्र एक स्वस्थ पारिस्थितिकी का उदाहरण है। जिस प्रकार से हाल ही में आप देख पाएंगे कि भाई ये जो ग्रेट बिटन है ये कश्मीर वैली वाले एरिया में, और उसमें भी वुलर झील वाला जो सेक्शन है यहां पर इसको देखा गया है, और यह पहली बार हुआ है जब इस पक्षी की यहां पर मौजूदगी पाई गई है। अब पहली बार क्यों हुआ है? क्योंकि आप हर वर्ष यदि आप कभी कश्मीर घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि यहां पर विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां होती हैं, परंतु एक्चुअली ये जो ग्रेट बिटन है इसको एक शर्मीले पक्षी के रूप में काउंट किया जाता है। शर्मीला पक्षी इसलिए क्योंकि जो ईख होती है, यानी कि गन्ना है ना, जो गन्ने के खेत होते हैं, मेड़ होती हैं, यहां पर ये रहना पसंद करते हैं। अब वर्ल्ड में यदि देखें तो यूरोप वाला सेक्शन भी है भाई, यदि आप दक्षिण अफ्रीका जाएंगे यहां पर भी कई एरिया हैं। और एक तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक उदाहरण है ये। बेसिकली उन क्षेत्रों में जहां पर आपको घास के मैदान मौजूद दिखाई देंगे, ये इनका निवास स्थान होता है, और वहां पर ये छुप कर निवास करते हैं शिकारियों से बचने के लिए और विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचने के लिए, ताकि ये एक प्रकार से पर्यावरण के संपर्क से थोड़ा सा हटकर अपने आप को प्रस्तुत कर सके। पर्यावरण से हटकर स्वयं को प्रस्तुत करने का अर्थ ये नहीं है कि ये पर्यावरण से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हर जीव की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका इकोलॉजी, इकोसिस्टम में होती है। ठीक उसी प्रकार इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बस आवश्यक ये है कि भाई जब इनको खतरे का आभास होता है, या फिर इनको लगता है कि वाकई में मुझे खतरा है किसी भी चीज से, आसपास कोई शिकारी हो, कोई ऐसा जानवर हो जो कि इनका शिकार कर सकता है, यानी कि कुल मिलाकर यदि इनको खतरा महसूस होता है तो ये विभिन्न प्रकार से अपनी जो चोंच होती है इसको आप देख पाएंगे कि ये ऊपर की ओर उठाते हैं। जो इनके फर होते हैं जो कि फैले हुए होते हैं, इनको श्रिंक कर कर ये एक प्रकार से स्वयं को लंबवत कर लेते हैं और उसी अवस्था में फ्रीज कर लेते हैं। और ऐसी तमाम प्रकार की एक्टिविटीज को कहा जाता है बिटर्निंग। और ये बिटर्निंग के लिए, और जैसा मैंने पीछे बताया कि अपनी वॉइस के लिए मेनली जाने जाते हैं। और जब ये मैंने ये भी बताया है कि भाई
ये ऐसे स्थान में रहना पसंद करते हैं जिसके द्वारा ये आम नागरिकों या फिर अन्य पारिस्थितिकी में जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उनके संपर्क में ना आ सके, उनसे कनेक्टिविटी ना हो सके, यानी कि एक प्रकार का गुप्त पक्षी है। तो इसका कश्मीर वैली वाले एरिया में देखा जाना इस बात का सूचक है कि बेसिकली जो भारत में आर्द्रभूमि क्षेत्रों को बचाने के लिए समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास सही दिशा में चल रहे हैं। और सही दिशा में चलने का आशय कि भाई ये आर्द्रभूमि क्षेत्र कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, समय समय पर मैं क्लास में डिस्कस भी करता हूं, और समय समय पर मैं वाईटी में भी यह बताता हूं कि यदि किसी भी एरिया में आपको पारिस्थितिकी और साथ में पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी एक प्रजाति को आप संरक्षित कर दें। आपको हर एक प्रजाति और साथ ही साथ आपको हर एक स्थान को संरक्षित करना होता है। अब चाहे वो वन हो, चाहे वो आर्द्रभूमि क्षेत्र हो, अथवा कोई सा भी एरिया हो, आपको इन सभी को संरक्षण प्रदान करना होता है। और ऐसे ही हमने वूलर झील के संरक्षण के लिए भी प्रयास किए हैं। वूलर झील के संरक्षण की यदि हम बात करें तो याद रखना कि इसके लिए लगभग इसको 196 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं, जिसमें से यदि देखा जाए तो 5 वर्ग किलोमीटर तक का जो एरिया है, वूलर झील यदि आप गए हो तो ये बहुत बड़ा एरिया है ना। 5 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया को पुनर्जीवित कर दिया गया है। यहां पर खुदाई का अर्थ पुनर्जीवित करने से है। और 22 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया पर अभी काम चल रहा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि भाई इसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, यानी कि जो छोटे मोटे पौधे होते हैं जो आपके झीलों के आसपास के एरिया में, यानी आपके आसपास यदि कोई झील होगी, कोई नहर होगी, तो उसमें देखना हरे कलर की एक वनस्पति उगती हो, उसको समय समय पर सरकार द्वारा साफ किया जाता है। ये एक प्रकार से ये जो जलखंड होते हैं या फिर ये जो आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं, इनके विनाश के लिए जिम्मेदार होती हैं, इनके विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इनको भी बचाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई इस पूरी झील को साफ किया जाए। तो यही कार्य 5 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया में हो गया है और 22 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया की सफाई अभी की जानी है। और समय समय पर यह चिंता का विषय बना रहता है। परंतु 2022 के डेटा के अनुसार, 2021-22 डेटा के अनुसार आप पाएंगे कि 8 से 10 लाख पक्षियों का यहां पर आगमन हुआ था। 21-22 की बात करें तो 11 से 12 लाख पक्षियों का आगमन की यहां पर गुंजाइश बताई जाती है। और साथ ही साथ ऐसे डेटा के अनुसार इन पक्षियों का यहां पर देखा जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है, क्योंकि ये बताते हैं कि भाई आर्द्रभूमि क्षेत्रों पर किए जा रहे ये प्रयास कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि भाई इस डेटा को मैं कहां पर इन्वॉल्व करूंगा, यानी कि जहां पर मेरा पूरा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी का पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसको कैसे अप्लाई करूं। तो जब भी आप ऐसे किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को आप उस स्थान पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर भी ये संबंधित टॉपिक लिखा हुआ है। जैसे यदि आप सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें झेलम नदी आएगी। झेलम नदी में वूलर झील का महत्व होता है और उस वूलर झील में आप इस कंटेंट को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यदि आप एनवायरनमेंट, इकोलॉजी पढ़ते हैं और जब आप उसमें स्पीसीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो स्पीसीज में भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। कारण यह है कि अभी मैंने जस्ट बताया कि वर्तमान में खतरे में नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा खतरे में बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम, यहां पर ये सामान्यतः वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खतरा है तो यही यूनाइटेड किंगडम वाले एरिया में है। नहीं तो इसका IUCN स्टेटस यदि आप देखें तो IUCN स्टेटस आता है लीस्ट कंसर्न, यानी कि अभी वर्तमान में इसको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। परंतु यदि इसको संरक्षित नहीं किया गया तो जिस प्रकार हर पशु पक्षी के लिए बात की जाती है कि भाई आने वाले समय में ये खतरे में हो सकता है, सेम एज आप इसके लिए भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। याद रखें कि ये जितना भी डेटा यहां पर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा मैं आपको, यानी बस ये आपके लिए है, मैं पूरा आपको समझा रहा हूं। यदि आपको यह डेटा यह डेटा यदि आपको चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार। और यदि मान लीजिए मैं किसी कारणवश ये अपलोड नहीं कर पाता हूं तो भाई चैट के ऑप्शन में जाकर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं तुरंत ही इसको अपलोड कर दूंगा। ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल, आप यहां पर मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। साथ ही इसी नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सिवाय ट्विटर के, यानी कि जो आजकल एक्स हो गया है। अब जरा समझिएगा कि भाई जब वूलर झील में यह मिला है, वूलर झील के आसपास वाला एरिया जो कि कश्मीर घाटी में लोकेटेड है, तो आप थोड़ा सा वूलर झील के बारे में भी जानकारी ले लो कि एक्चुअल में इसको बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं
जिनमें से काफ़ी कुछ प्रयास अच्छे हैं और आगामी प्रयास के बारे में आप समय समय पर न्यूज़ पर पढ़ते रहते हैं, वो अभी का हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पर याद रखना कि जो बारामूला और बांदीपुरा ये जिले हैं, इन क्षेत्रों में यह आपको विस्तृत दिखाई देती है। और इसकी जो नियर बाय रिवर है ये है एक्चुअली झेलम रिवर, जिसको कहा जाता है हॉटस्पॉट ऑफ टेररिज्म। यहां पर पिछले साल 7 नई प्रजातियां खोजी गई थी पक्षियों की, और समयानुसार ये बढ़ती जाती हैं। और यदि देखा जाए तो हर वर्ष ये जो स्वच्छ पानी है यहां पर आपको यानी कई प्रकार के पक्षी यहां पर आते हुए दिखाई देते हैं। उन पक्षियों के नाम यहां पर हैं। आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इन पक्षियों के नाम आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब जहां पर भी आपने वूलर लेक लिखा है, जहां पर भी आपने स्पीसीज के बारे में जानकारी लिखी हुई है, वहां पर आप इस करेंट अफेयर को ऐड ऑन करें और अपनी आंसर राइटिंग में इसको लिखने का प्रयास करें। अब जरा समझिएगा कि वे स्टूडेंट जो कि 2025 का एग्जाम दे रहे हैं और वो अपना रिवीजन बहुत ही बेटर तरीके से करना चाहते हैं ताकि उनका कुछ भी ना छूटे, उनके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, आई थिंक आप इस प्रोग्राम को जानते होंगे। इसके तहत पूरा कोर्स रिवाइज कराया जाता है 2025 के यूपीएससी एग्जाम में। ज़्यादा दिन शेष नहीं है। दैट इज़ वाई मेरा आपको ओपिनियन रहेगा, आपको थोड़ा सजेशन रहेगा, बिना मांगे हुए मैं दे रहा हूं कि भाई इस एसआईपी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपका टारगेट 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने का है तो, है ना। और आप एकेवी लाइव कोड का यदि यूज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो उसके तहत ये कोर्स आपको 5,999 रुपए में प्रोवाइड होगा। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर आपके सजेशंस और आपके डाउट इनवाइट है, उनको सॉल्व करने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक इसी प्रकार 2026 के अभ्यर्थियों के लिए और 2027 के अभ्यर्थियों के लिए भी ये P2I फाउंडेशन बैच और साथ में ये लॉन्ग टर्म बैचेस अवेलेबल हैं। आप इनका भी पार्ट बन सकते हैं और तमाम प्रकार के जितने भी बैचेस हैं यदि उनका आपको पार्ट बनना है तो आप एकेवी लाइव कोड का यूज कर मेरी मेंटरशिप तो प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही साथ फ्री एनसीईआरटी क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाती है। और यदि किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो भाई ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार पर आप विजिट करें और यहां पर मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट सजेशंस जो कि पॉजिटिव होने की उम्मीद रहेगी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।